Stop reading outdated labor law books. If you are preparing UGC NET Code 55, NET JRF, if you are still memorizing 1936 Payment of Wages Act without the mapping wages code 2019, you are going to lose easy marks in the exam. Hello everyone, I am Vandana. Welcome back to MB classes Labor Law and HRM. We don't do basics overview here. We do strict JRF focus analysis. And today is a roadmap. In this video, we are breaking down the Payment of Wages Act across highly structured slide. We will cover the exact wages CLE to hidden 8-day strike, then what is the change in 2019 wages code. आपको पता है सबसे इजी, अगर मैं लॉ की बात करूं अब तक की, ये सबसे इजी है. इसमें आप इजीली मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं क्योंकि एक छोटा सा एक्ट है और आपको 2 to 4 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं. देन कम टू द फर्स्ट पार्ट, देन बेसिक्स एंड स्कोप. ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, कब आया ये एक्ट, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी. कि सबसे पहले कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शन एंड इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस. दो ही है. एक तो आप कोई भी जो एम्प्लॉयर है, आपको बिना, जो स्टैट्यूटरी नहीं है, जो उसकी अथॉरिटी नहीं है, आप वेजेस का वर्कर के वेजेस में से डिडक्ट नहीं कर सकते. सेकेंड वन इज द, आप अगर कोई वर्कर काम कर रहा है आपकी फैक्ट्री में तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमली वेजेस देना पड़ेगा. ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं. और ये कब आया, ये 28 मार्च 1937 में आया. कवरेज क्या करता है, फैक्ट्री, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड प्लांटेशन. एंड इसका क्या है कि कहाँ पे अप्लाई होगा, एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, कहाँ पे स्टडी होगा. तो आपको पता है ये कहाँ पे होगा, 24,000 जिन वर्कर की सैलरी है, अगर उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. वेजेज जो है उनका 24, सॉरी सैलरी नहीं बोलना, मुझे वेजेज बोलना है, ठीक है. तो यहाँ पे 24,000 से ज्यादा वेजेज नहीं होगा, वहां पे ये अप्लाई होगा. लेकिन 2017 से पहले ये अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में. 2017 से पहले की बात करें तो यहाँ पे कितना था, वेज सीलिंग आपका 18,000 था. लेकिन अब एग्जाम में आए 24,000, 18,000 ऑप्शन में, तो यू आपको क्या पिकअप करना है, 24,000 पिकअप करना है. देन वेजेस क्या होते हैं, हमारा बेसिक, डीए और ओवर टाइम, ठीक है, उसे हम वेज कहते हैं अकॉर्डिंग टू पेमेंट वेजेस एक्ट. एक्सक्लूड क्या है, इसमें क्या क्या नहीं होता, बोनस, पीएफ, ग्रेचुटी, ट्रेवलिंग अलाउंसेस वेजेस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते. अब क्वेश्चन ये आता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, ठीक है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानेगी, रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड, एयर ट्रांसपोर्ट, मेजर पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है. और इनके अलावा सारी कौन हैंडल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी. तो मैंने आपको बताया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ याद करिए और उसके अलावा सारा रेस्ट हमारा कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. देन अब हम आते हैं, वो इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट वेजेस. कौन रिस्पॉन्सिबल है. अगर इसकी बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा हमारे किसके किसके साथ है, एम्प्लॉयर के साथ है. बट द एक्ट नेम स्पेसिफिक इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर कंप्लायंस. देखो वैसे तो एम्प्लॉयर की, लेकिन जो एक्ट कहता है उसने एक इंडिविजुअल अकाउंटेबल आंसरेबल, मतलब जिसके पास जाना है आपको. फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में किसके पास जाना है, एक पर्सन होगा मैनेजर, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 वो आपको पेमेंट देगा, ठीक है. अगर इंडस्ट्री अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कौन होगा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट को सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट ऑफ वेजेस देने के लिए. अगर रेलवे की बात करूं मैं, तो रेलवे में कौन पेमेंट ऑफ वेजेस देगा, जो एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पर्सन को नॉमिनेटेड किया हुआ है, वो उसको पेमेंट ऑफ वेजेस की जिम्मेदारी उसकी होगी. देन कम टू द कॉन्ट्रैक्टर लाइबिलिटी. अगर सब आपको पता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर हमने एक्ट पढ़ा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट पढ़ा, इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर मैन एक्ट पढ़ा, तो इनमें क्या था, कॉन्ट्रैक्टर मास्टर था, मतलब प्राइमरी किसका जिम्मेदारी होता है, कॉन्ट्रैक्टर की. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है वेजेस को देने में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अल्टीमेट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की आती है कि उसको देना पड़ेगा. बाद में वो, अब तो वेजेस ने बोला है कि अगर वेलफेयर अमेनिटी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है, लेकिन अगर आप पेमेंट दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, तो फिर वो आप बाद में कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकते हो, ठीक है. अब आपको पता चल गया कौन पेमेंट देगा. देन कम टू द पार्ट 2, पेमेंट रूल क्या है आपके, ठीक है. देन अब आता है कि किस फॉर्म में आपको पेमेंट देना है. पहला है हमारा किसमें, मैक्सिमम बेस पीरियड क्या होगा आपका. देन
एस्टेब्लिशमेंट कितने में, एस्टेब्लिशमेंट में कितने दिन तक देना है, उसके बेसिस पे आज हम बात करेंगे। तो इन्होंने बोला जो मैक्सिमम वेज पीरियड है वो एक्सीड 1 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 4 की बात करूं तो उन्होंने बोला 1 मंथ से, आप वीकली दीजिए, फोरनाइटली दीजिए, 15 दिन का दीजिए, या मंथली दीजिए, या डेली दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा एक्सटेंड अगर आपसे कहूं कि 45 डेज के बाद देना है तो उसके बाद आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि मैक्सिमम 30 डेज का ही वेज पीरियड होता है, पहला। देन जैसे अगर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो वहां पे कहां दोगे, 10th डे देना पड़ेगा। अगर किसी भी वर्किंग स्टैब्लिश में 1000 से कम है तो एक्सपायरी ऑफ 7 डे ऑफ फॉलोइंग वेज पीरियड देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पे आपके 500 वर्कर हैं, ठीक है, तो 500 वर्कर को आप कब वेज दोगे, जैसे 30 दिन हुए, उसके 7वें दिन तक आपको वहां पे वेजेस दे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जहां 1000 से लेस है वहां पे आपको एक्सपायरी ऑफ 7th डे आपको देना पड़ेगा। अगर आप 30 तारीख को आपका मंथ कंप्लीट हो जाता है तो 7 तारीख तक आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन कम टू द, अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई है, मतलब आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, वहां पर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉई, तो आपको कहाँ है, 10 डे ऑफ फॉलोइंग वेज पीरियड। तो आपको क्या करें, जैसे आपका 30 डेज का पीरियड खत्म हुआ, देन आपने क्या किया, 10th डे तक, मतलब 10 तारीख के बाद नहीं, 10 दिन के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज आप अच्छे से याद करिए कि अगर 1000 से कम है तो 7 डे है, अगर 1000 से ज्यादा है तो आपका 10th डे है। एंड टर्मिनेशन, जैसे अगर कोई इंप्लॉय आपकी जॉब वर्किंग जो है उसको छोड़ के चला गया है, क्विट कर दिया, डिस्चार्ज हो गया, टर्मिनेट हो गया, या उसने उसको निकाल दिया, कुछ भी फायर हो गया, तो आपको उसका वेजेस कितने दिन के अंदर क्लियर कर लेना चाहिए, 2 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन। कैलेंडर डे की बात नहीं करी, जैसे फॉर एग्जांपल उसने मंडे को काम, कैलेंडर डे होगा कि 30 तारीख खत्म हुई अब 2 तारीख को, नहीं, इसका मतलब ये है कि सपोज उसने मंडे को टर्मिनेट हुआ वो, ठीक है, देन उसके बाद ट्यूसडे वेनेसडे तक उसकी सारी वेजेस को क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो भी लेके आ रहे हैं सारा क्रिस्प लेके आ रहे हैं। लॉन्ग वीडियो तो आपको क्योंकि बिना छोटे छोटे में हम पेमेंट वेजेस एक्ट आपको एज ए रिवीजन नहीं करा रहे, हम आपको एज ए कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात और है, अगर एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, और भी बच्चे हैं जिनको मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे मेंशन करिए कमेंट में, फिर मैं देखो, और कहाँ पे नहीं आ रही एग्जैक्ट आप मुझे टाइमिंग भी मेंशन करिएगा। देन कम टू द पेमेंट इन केस ऑफ एम्प्लॉय डेथ। अगर सपोज करो कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर किसे आप पेमेंट करोगे, तो कोर रूल क्या है, एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डाई, तो अब वो क्या है, अनवेज पीरियड उसको मिला नहीं उस टाइम तक, तो अब वो किसको दिया जाएगा, पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, नॉमिनी को। सपोज देखो जब हम बैंक में भी जाते हैं तो एक नॉमिनी होता है, ऐसे क्या होता है जब वर्कर अपना जो एम्प्लॉय है जो इनरोल होते हैं तो वो अपना नॉमिनी लिखते हैं, ठीक है, तो वो पहला तो ये है कि नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर सपोज करो उसने कोई नॉमिनी है ही नहीं, या नॉमिनी आपको मिला ही नहीं है, तो वो कहाँ पे आप उसका अमाउंट डिपॉजिट करोगे, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। तो अब एक बात बताओ, इसमें ये बोला है लाइबिलिटी डिस्चार्ज है कि वंस द एम्प्लॉयर पे द नॉमिनी डिपॉजिट द मनी विद द अथॉरिटी, अब वो इस लीगल लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, और एम्प्लॉयर कभी भी अपने पास, अब उसके पास कभी भी अनपेड वेज नेवर रिवर्ट टू द एम्प्लॉयर, उसके पास नहीं आएगा। तो उसका क्या है कि अगर कोई उसका जो पेड बचा हुआ पैसा है या तो वो नॉमिनी को दो, अगर नॉमिनी नहीं है तो आप प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को दे दो। देखो नॉमिनी को इस इमेज में देखो, नॉमिनी एग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पे आप नॉमिनी को वेजेस दे सकते हैं। देन कम टू द पार्ट 3, डिडक्शन ऑन फाइन। मैंने आपको बताया कि जब हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि आप अनऑथोराइज डिडक्ट नहीं कर सकते, तो वही हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से आप डिडक्शन कर सकते। लीगल डिडक्शन क्या है, सेक्शन 7 to 13 की बात करें तो उसमें हमारे डिडक्शन हैं। एग्जॉस्टिव रूल, एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय पर्सन टू डिडक्शन, जो सेक्शन 7 के अंदर जो डिडक्शन दे रखे हैं वो सारे लीगल है। अगर वो इस लिस्ट में नहीं है इट मीन्स योर डिडक्शन इज इलीगल। ठीक है, पहली बात मान करो, सेक्शन 7 के अंदर जो भी डिडक्शन है लिस्टेड है वही माने जाएंगे, अदरवाइज वो सारे इलीगल माने जाएंगे। तो स्टैट्यूटरी डिडक्शन क्या है, जैसे सपोज करो इनकम टैक्स का उसने डिडक्ट किया, ईपीएफ जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है, ये सब डिडक्ट करे, या लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेड यूनियन फी, रिक्वायर्ड रिटेन, मतलब जो भी रिटेन पर्सन में है वो हमारा स्टैट्यूटरी डिडक्शन माना जाएगा। ये आपको तो करना है। ठीक है, देन
मतलब जहां जहां प्रोसीजर है उसके हिसाब से करना है, ये इलीगल नहीं मानेगा। देन एम्प्लॉयर सर्विस, फॉर एग्जाम्पल हाउस अकोमोडेशन दे रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड कर दी, हाउस अकोमोडेशन दे दी, अमेनिटी दे दी, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अथोराइज कर रखी है उसके बेसिस पे आप उनको डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर सपोज करो कि वो अब्सेंस है, ठीक है, तो भी आप उनको क्या करोगे, उनका डिडक्शन कर दोगे। अगर एक दिन छुट्टी पे, अगर उसके बेसिस पे, जैसे 7 दिन के एक वीक के अंदर एक दिन तो उसको मिलता है रेस्ट, लेकिन अगर वो है तो 1 डे पे एंड 1 डे एब्सेंट, ठीक है, तो वो लूज कर देगा। डैमेज लॉस, या कोई गुड्स एक्सप्रेसली उसने उसको डिलीट किया है, ठीक है, उसको डैमेज किया है, ओनली इफ गुड वर एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू एम्प्लॉय एंड लॉस इज ड्यू टू द प्रूवन नेग्लेक्ट, मतलब उसने जानबूझ के उसने नेग्लिजेंस कर दिया, वो इंटेंशनली उसने किसी डैमेज किया है लॉस को, तब भी होता है। देन इन सब के बावजूद भी अगर एम्प्लॉय को चांस है कि वो जो डिडक्शन लिखी है, जो उसने डिडक्शन किए हैं, उनको अपने बारे में डिफेंस बोलने का, मतलब एम्प्लॉय मस्ट गिवन चांस टू शो कोज अगेंस्ट द डिडक्शन फ्रॉम डैमेज लॉ बिफोर इट इज मेड। उसका अगर उन्होंने इतनी सारी डिडक्शन बता दी तो उसको एक बार चांस मिलेगा कि यस आप अपने बारे में दे दिए कि कौन सा आपका रीजनेबल है कौन सा नहीं है, तो आपको चांस मिलेगा, ठीक है। देन कम टू द मैक्सिमम, अब हमने तो बता दिया कि उसको हाउस अकोमोडेशन का, अमोनिटी का, अब्सेंस होने का, उसने कोई डैमेज लॉस कर दिया उसका, तो फिर भी एक मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट होगी ना, क्योंकि अगर सपोज करो कि सारा डिडक्शन में चले जाएगा तो वो काम क्यों करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला जनरल रूल क्या है कि टोटल डिडक्शन सिंगल वेज पीरियड, मतलब 30 दिन के अंदर जो वेज मिलता है उसमें 50% से ज्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। सपोज आपको 24,000 मिल रहा है तो 12,000 से ज्यादा टोटल डिडक्शन नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखो 50%। देन कम टू द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में हैं तो वहां पे कितना है, मैक्सिमम आपका 75% है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर वो पूछ लेता कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वहां पे 75% बेसिस का आप डिडक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। और अदर टाइप ऑफ कंपनी है तो वहां पे आप 50% ऑफ वेजेस पीरियड को डिडक्ट कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, सपोज करो आपका जो डिडक्शन है अथोराइज डिडक्शन 50% या 75% से अब निकल गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंप्लॉय डिडक्ट नहीं करेगा वेजेस पीरियड को, लेकिन उसका जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ डिडक्शन है, वो अगले वेज पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर देगा, मतलब अगले मंथ में कर देगा, ठीक है। ये हमारी मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट। देन कम टू द स्ट्राइक डिडक्शन। अब आती है स्ट्राइक पे कैसे कितना डिडक्शन होता है। नॉर्मल रूल क्या है कि डिडक्शन अगर आप एब्सेंट ड्यूटी से हुए तो मिस 1 डे लूज 1 डे पे, ठीक है, अगर आपने एक दिन भी छुट्टी करी तो आप एक दिन का पे लूज कर दोगे, ये तो हमारा नॉर्मल रूल है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्शन, जैसे इनका कहना था अगर कोई भी 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय एब्सेंट होते एक साथ मिलके, ठीक है, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ मिलके अगर एब्सेंट होते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इलीगल स्ट्राइक, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, ठीक है। जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या, जब आप 10 से ज्यादा होते हैं तो अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एक नोटिस देना होता है ना कि हम लीव पे जा रहे हैं, लेकिन आपने नहीं किया तो वो एज ए इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी, जब आप डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, जब कर सकते हो आप। पेनल्टी क्या है, इंप्लॉय कैन डिडक्ट एडिशनल अमाउंट अप टू द 8 डे। अगर आप 10 इंप्लॉय हैं तो 8 दिन से ज्यादा, वहां पे भी कंडीशन है कि एक महीने में सिर्फ 8 दिन से ज्यादा डिडक्ट आप नहीं कर सकते, 8 दिन का आप कर सकते हो, ठीक है। हर पार्टिसिपेंट का 10 है या 15 है जितने भी हैं सबका 8 दिन का आप फीस डिडक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने, और यहाँ पे जो हर जगह डिफेंस का मौका है, क्योंकि ये हमारा लॉ बना ही है वर्कर के फेवर में, क्योंकि एम्प्लॉय क्या एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, कैपिटल है। तो उन्होंने बोला 8 डे पेनल्टी पूरी कंप्लीटली नहीं है। अगर वर्कर प्रूव कर दे कि उसके पास एक अलग रीजनेबल कॉज है, बिना नोटिस के, फॉर एग्जांपल उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई या उसे कोई डिसीज है या कुछ भी है अनएक्सपेक्टेड, तो उसको नोटिस देने का इतना टाइम नहीं मिला, तो वो उसे 8 दिन के डिडक्शन से वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक में कितने का है, 8 दिन का वेजेज है जब 10 से ज्यादा लोग एब्सेंट है। देखो इस तरीके से कि आपने 8 दिन, आप 8 दिन का डिडक्शन कर सकते हो। देन कम टू द स्ट्रिक्ट रूल फॉर इम्पोजिंग फाइन। अब कौन कौन से रूल हैं जो आप फाइन जब लगा दो, ये तो डिडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाइन को कैसे करते हैं। तो मैक्सिमम कितना है, फाइन आपका 3% ऑफ वेज
पेबल इन वेज पीरियड। जैसे हमने बोला कि डिडक्शन आप 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, तो इन्होंने बोला फाइन आपका जितना टोटल वेज है उसका 3% से ज्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। देन एज रिस्ट्रिक्शन है, अगर 15 ईयर से एज कोई छोटा है तब आप उनका फाइन नहीं लगा सकते। 2 कंडीशन, ऐसे आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। देन नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइड फाइनेबल एक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड नीड टू द सो कॉज अपॉर्चुनिटी। अगर आपने फाइन लगाया है तो भी इंप्लॉय को पास सो कॉज अपॉर्चुनिटी है। यस, आप अपना डिफेंस में बोल सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना बता सकते हो कि आपने ये चीजें क्यों करी, इसलिए मतलब इसमें है हर हियरिंग, मैंने बोला ना हियरिंग है, क्लेम अगर आपको कोई आ रहा है तो आप उसके डिफेंस में बोल सकते हो। अब रिकवरी कितना है, फाइन आप कितने दिन के अंदर रिकवर कर सकते हो, 90 डेज के अंदर। देखो ये बुलेट्स होते हैं, 90 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। और फाइन फंड, अगर इसमें जो भी फाइन आ रहा है कलेक्ट करके, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं रख रहा वो उस फाइन को, ठीक है। वो क्या करेगा, कहाँ दे देगा, फाइन फंड में, जो कि कहाँ होता है, बेनिफिशियरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए, जो कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने एक फाइन फंड बना रखा है, वहां पे आप जमा कर दोगे तो वो फ्यूचर में जो बेनिफिशियरी जो हमारे एम्प्लॉय हैं उन्हीं के वेलफेयर के लिए काम आएगा, ना कि एम्प्लॉयर अपने पास रखेगा, ठीक है। देन कम टू द पार्ट 4, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मेंटेनेंस, आपको पता है कि एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉयर है उसको रजिस्टर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पूरी डिटेलिंग एम्प्लॉय की, क्या वर्क फ्रॉम कर रहा है, वीज पीड क्या है, कितना डिडक्शन है, कितना फाइन है, सारी चीजों को मेंटेन करके रखना है। दूसरा रिटेंशन पीरियड, रजिस्टर मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 3 ईयर, कम से कम 3 साल तक तो आपको रखना ही पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड कीपिंग डेटा जितने भी आप में एम्प्लॉय हैं सबका रिकॉर्ड 3 साल तक रखना है। इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो एंटर कर सकता है, सब में इंस्पेक्ट कर सकता है, सीज रिकॉर्ड कर सकता है और सारी इंक्वायरी को निकाल सकता है। पब्लिक सर्वेंट, आपको पता है इंस्पेक्टर के पास पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, पावर है कि वो क्या माना जाएगा, लीगली डीम्ड टू द पब्लिक मतलब सर्वेंट इन द मीनिंग ऑफ आईपीएस, मतलब उसके पास पूरी पावर है आईपीएस के अंदर। एनुअल रिटर्न पेनल्टी, एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू सबमिट, क्योंकि एम्प्लॉयर को क्या है कि सबमिट करना पड़ता है एनुअल रिटर्न, ठीक है, कि पूरा देना पड़ेगा। अगर वो अगर सपोज करो एम्प्लॉय रिफ्यूज कर दे मेंटेन रजिस्टर या सबमिट रिटर्न फिल नहीं करता है, या फिर वो इंस्पेक्टर चेकिंग करने के लिए आ रहा है, आप उनमें ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पनिश किया जा सकता है। देन कम टू द नॉन नेगोशिएबल वर्कर राइट्स। कौन से नॉन नेगोशिएबल हैं वर्कर राइट, जिनमें आप इफ देन पर परंतु कुछ नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, आपको पता है अभी हम मिनिमम वेजेज एक्ट पढ़ा तो सेक्शन 25 है, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट आउट है, अगर कोई वर्कर अग्री हो जाए तब भी आप उसको नहीं, वो वॉइड माना जाएगा, मतलब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे कि सपोज करो कोई अग्रीमेंट हो जाए, एम्प्लॉय गिव अप देयर राइट अंडर दिस एक्ट इज नल और वॉइड, मतलब जहां पे वो पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम से नहीं दे तब भी वो एक्ट के अंदर वो चीजें नल और वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। कि रूल अप्लाई टू एनी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, या तो वो बिफोर, ये सबके लिए, या तो आपने पेमेंट वेजेस एक्ट आने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, या फिर आने के बाद जो कमिंसमेंट एक्ट जो आपकी फैक्ट्री में जो कमिंस हुआ उससे पहले या उसके बाद, तो वो बाईपास कर जाएगा, इस रूल को ओवरराइड कर जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को। आपको पेमेंट ऑफ वेजेस के तहत आपको टाइमली वेजेस, डिडक्शन और फाइन जैसे जैसे एक्ट में दिया हुआ वैसे ही आपको करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले समरी ऑफ दिस एक्ट, कहाँ पे देना है, नोटिस बोर्ड पे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट का था ना कि उसको देना है, ऐसे ये नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है। और लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, या तो इंग्लिश होनी चाहिए या अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ वर्कर। तो द नोटिस बोर्ड मस्ट बी कंटेन एब्स्ट्रैक्ट द एक्ट एंड रूल मेड दे जस्ट पुटिंग द बेयर एक्ट इन कंप्लीट कंप्लायंस, मतलब आपको क्या करना है, आपको रूल्स को प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नोटिस पे मेंशन कर देना है। देन कम टू द पार्ट 5, इन्फोर्समेंट क्लेम एंड अपील, कहाँ पे ये करना है अब हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट टू हियर द क्लेम, सपोज किसी को क्लेम करना है, ठीक है, तो आप कहाँ करेगा, तो यहाँ पे क्या करता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है उसके बेसिस पे, जैसे इसने बोला कि अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जहाँ पे आप अपना क्लेमिंग सुना सकते हो, जो कि क्या होता है, लेबर कमिश्नर होता है, ठीक है, लेबर कमिश्नर है इसके, उसमें याद रखिएगा। देन टाइम लिमिट क्या है कि आप क्लेम कर सकते हो विद इन 12 मंथ ऑफ डिडक्शन ड्यू डेट। देखो अगर मैं मिनिमम वेजेस एक्ट से अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाया वो कंपेरिजन करूँ, वहां पे 6 मंथ का था, यहाँ पे कितना हो गया
12 मंथ का है, वहां पे चीफ लेबर कमिश्नर था, यहाँ पे लेबर कमिश्नर है। पेमेंट वेजेस वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हायर कर रही थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हायर कर रही थी। ठीक है, अगर क्लेम फाइल आफ्टर द 12 मंथ कैन स्टिल बी एडमिटेड इफ एप्लीकेंट प्रूव सफिशिएंट और कोज ऑफ डिले। आप इसमें एक और था कि अगर आप 12 मंथ के बाद भी क्लेम कर सकते हो अगर आपके पास एक सेटिस्फाइड रीजन है, ठीक है, डिले करने का, तो भी आप अग्री कर जाओगे। क्या है, क्या पावर है, सपोज करो उसको क्या मिलेगा, अगर उसने मिला, उसने अगर क्लेम किया तो उसके पास अनजस्टिफाइड डिडक्शन, फॉर एग्जांपल जो उसने लीगली नहीं था वो उसने डिडक्शन किया तो उसमें उसका रिफंड मिलेगा, और कंपनसेशन अप टू 10 टाइम ऑफ डिडक्टेड अमाउंट, जितना उसका अमाउंट डिडक्ट किया है उसका 10 टाइम मिलेगा। ये ऐसा क्यों, उतना ही क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है जब आप कहीं क्लेम करते हो एक तो टाइम बहुत लगता है, ऊपर से पैसा बहुत लगता है, आपका मेंटल इमोशनल डिस्ट्रेस बहुत होता है, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने बोला 10 टाइम मिलेगा जितना आपका डिडक्ट अमाउंट है, और पूरा डिडक्शन आपका रिफंड हो जाएगा। डिले वेज, अगर आपका डिले वेज किया है, ठीक है, ये तो अनजस्टिफाइड डिडक्शन है, अगर आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिला तो आपको पेमेंट मिलेगा और कंपनसेशन अप टू 3000 रुपीज मिलेगा। मैलिशियस क्लेम पेनल्टी इफ द अथॉरिटी फाइंड द, अगर आपको लगा कि एम्प्लॉय ने ना गलत फाइल किया है केस, ठीक है, फॉल्स है, मैलिशियस है, वेक्सेशन है, टू द हरास द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो अथॉरिटी क्या करेगी, ₹375 रुपीज का फाइन करेगी, जो कि आपको किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर के फेवर में, ये क्या है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर के बेसिस पे है। देन सिंगल एप्लीकेशन फॉर ग्रुप, इन्होंने बोला कि अब आपको अगर सपोज करो एक फैक्ट्री है उसमें 50 वर्कर है ना, सबका पेमेंट डिले किया, तो आपको ऐसा नहीं कि 50 वर्कर 50 एप्लीकेशन दें कि यस हमारा पेमेंट डिले हुआ है, आपको ऐसा जरूरत नहीं है। आपको क्या करें, एक सिंगल एप्लीकेशन दे सकते हो और सबके साइन होंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला इफ मल्टीपल एम्प्लॉय हैव वेज डिले फॉर द सेम वेज पीरियड दे डू नॉट डू इंडिविजुअल केसेस, सिंगल एप्लीकेशन कैन फाइल ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर ग्रुप। कौन फाइल करेगा सिंगल एप्लीकेशन, किस, या तो लॉयर कर सकता है, इंस्पेक्टर, या ऑफिशियल ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अथॉराइज्ड बाय राइटिंग बाय एम्प्लॉय। ठीक है, जो ट्रेड यूनियन में जो रजिस्टर्ड है, जो अथॉरिटी वो दे सकती है। ठीक है, तो ये जो कंपनसेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब में लमसम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि अगर आपको सिंगल सिंगल नहीं करना, सबको एक साथ आप एप्लीकेशन करिए, और आपके एप्लीकेशन को फाइल कोई भी कर सकता है, लॉयर हो, इंस्पेक्टर हो, या ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में हो, वो कर सकता है। देन कम टू द कंडीशन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सपोज करो इफ अ वेज क्लेम इज पेंडिंग एंड अथॉरिटी सस्पेक्ट, सपोज करो कि आपके वर्कर को वेजेस नहीं मिला, पेंडिंग है, ठीक है, और अथॉरिटी को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है हाइडिंग अपनी एसेट को या अपनी मशीनरी को सेल कर दिया, मतलब उसके पास पैसा है, मतलब एट द एंड इसका इंटेंट क्या है, उसे ऐसा लगा कि एम्प्लॉयर के पास पैसा है लेकिन फिर भी वो वेजेस को नहीं देना, तो अथॉरिटी क्या करती है, अटैच कर देती है एम्प्लॉयर प्रॉपर्टी बिफोर द फाइनल जजमेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इंश्योर मनी इज एक्चुअली अवेलेबल व्हेन द वर्कर विद द केसेस, अगर दोनों में अगर कोई केसेस चल रहा है, जब आप लगा कि वर्कर अगर केस जीत गए तो जो उसकी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है आप उसमें से आपको उसको वेजेस को मिल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि कब कौन सी कंडीशन में प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, जब एम्प्लॉयर ट्राई करता है अपने एसेट को हाइड करने के लिए, अपनी मशीनरी को सेल करता है, कुछ गड़बड़ करता है, इन्वेड करता है, पेमेंट को जानबूझ के नहीं देता है, तब अथॉरिटी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है, यस ये उसके इसके पास है, और अगर आप लगा कि जस्टिफाइड है, उसने जानबूझ के हाइड किए हैं अपने एसेट, तब वो वेजेस वर्कर को वो सारी प्रॉपर्टी को बेच के उसकी क्या वैल्यू उसके बेसिस पे वर्कर को मिल जाता है। देन रूल ऑफ फिलिंग है अपील, टाइमलाइन, अपील मतलब आप जब आप अग्री नहीं होते हो तो आप अपील कहाँ पे, क्या रूल है कि कैसे अपील करना है। सेक्शन 17 क्या कहता है, सेक्शन 17 कहता है अपील मस्ट बी फाइल इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द 30 डे ऑफ अथॉरिटी ऑर्डर, जैसी अथॉरिटी आई तो उसके अंदर आप 30 दिन के अंदर अपनी जो केस है जो आप अग्री नहीं कर रहे हो तो अपील कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन इंस्पेक्टर कैन अपील विद हेल्ड वेज एक्सीड ₹20। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है ट्रेड यूनियन इंस्पेक्टर वो अपील कर सकते हैं अगर उनकी वेज जो है 20 रुपीज से ज्यादा है। ठीक है, एम्प्लॉयर कब कर सकता है, जब उनकी इफ द डायरेक्ट पेमेंट एक्सीड 300, ठीक है, जब वो कर सकता है। द मैंडेटरी डिपॉजिट रूल, इफ एम्प्लॉय कैन नॉट फाइल
an appeal unless they first deposit total amount directed by authority with the court. They cannot appeal just to delay the payment. मैंडेटरी डिपॉजिट रूल का ये एम्प्लॉय ऐसा फाइल नहीं कर सकता कि जब तक उसे मतलब उसे क्या करना पड़ेगा कि वो अपील का डिले पेमेंट करने के लिए उसमें नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा टोटल अमाउंट जो अथॉरिटी के द्वारा किया गया है कोर्ट में, उसके बाद ही वो उसको फाइल को अपील कर सकता है। मतलब ये डिपॉजिट का रूल है। तो अगर आपको पता हो कि रूल ऑफ अपील करने के लिए, मैंने आपको बता दिया कि अपील करने के लिए अपील कर सकती है जिनका वेज 20 है, देन 300 है, और देन एम्प्लॉयर कब करेगा, जब पहले उसको टोटल अमाउंट को डिपॉजिट करेगा, जब भी करेगा, ठीक है। ये मैंडेटरी डिपॉजिट रूल। देन कम टू द पार्ट 6, द मॉडर्न अपडेट। अब हमने देखो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बहुत छोटा है, सिर्फ उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ एप्लीकेबल है, कितना टाइम, कितने एम्प्लॉय होने चाहिए जब आप कर सकते हो, देन डिडक्शन कितना होना चाहिए, देन फाइन का डिडक्शन कितना कर सकते हो, ठीक है। यही सारा आप अपील कहाँ कर सकते हो, कितने दिन का टाइम है। अब आते हैं हमारा मेन रूल, क्योंकि आपको पता है अब हम पढ़ेंगे कोड ऑन वेजेस 29, जिसके अंदर हम मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। अब एक एक्ट के अंदर, कोड के अंदर आ गया जिसका नाम है यूनिफाइड लेजिस्लेशन, जिसका नाम है कोड ऑन वेजेस 2019। देखो इसका कोड का बढ़ चुका, द 4 इन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 4 हमारे एक में आ गए। तो आपको पता है बर्थ ऑफ वेजेस कोड कैसे वो कंसोलिडेट किया इसने, रिप्लेसिंग 4 हिस्टोरिकल लेबर लॉ को, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, आई ऑलरेडी डिस्कस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल, वी ऑलरेडी डिस्कस मिनिमम वेजेस एक्ट एंड टुडे वी विल डिस्कस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिमूव मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन। आपने देखा मिनिमम वेजेस एक्ट में वेजेस की अलग डेफिनेशन है, पेमेंट वेजेस एक्ट में पेमेंट वेजेस की अलग डेफिनेशन है, तो इन सारी चीजों को रिमूव किया पहली बात तो। देन रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के पास बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन के बर्डन थे, ठीक है, उसको भी किया। ये क्यों करा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इजी, लोग आराम से अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और इन्होंने क्या एक्सटेंड यूनिवर्सल वेज प्रोटेक्शन दिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, एक नेशनल वेज फ्लोर क्रिएट कर दिया कि उसके नीचे नहीं कर सकते। देन न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस, अब मैं इसको बार फिर से पढ़ाती हूँ कि सबसे ज्यादा चेंजेस आए, कि ओल्ड में प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने सैलरी को ना अलाउंसेस को भी इंक्लूड कर रखा था, जैसे HRA कन्वेंस, ठीक है, कि बेसिक पे आर्टिफिशियली लो टू सेव मनी और PF ग्रेचुटी। तो लोग क्या करते थे, तो वो क्या करते थे कि इनको जो बेसिक पे को बहुत लो रखते थे, जैसे कि वो PF या ग्रेचुटी कंट्रीब्यूशन करना होता था तो वो बच जाते थे एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 20,000 सैलरी है, तो वो क्या करते थे, सिर्फ 5,000 बेसिक पे रखते थे, 5,000 पे ही आपको जो आपका PF है और ये सारा कंट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन नई डेफिनेशन ने इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारी जो वेजेस की डेफिनेशन उसके अंदर सिर्फ 3 ही कैटेगरी होनी चाहिए, बेसिक पे, DA एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। आपको पता है बेसिक पे हो गया, DA क्या होगा, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए जो होता है, जो जैसे आप कहीं हाई ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ एक्सपेंसिव हो, तो उसके बेसिस पर वेरिएबल DNSS अलाउंसेस होगा जो आपकी रियल वेजेस को प्रोटेक्ट करता है। देन रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है, जब आप एक्चुअली में कोई ऐसी इंडस्ट्री जो सीजनल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो अब आधे समर में काम करती है, विंटर में काम नहीं करती, तो जो विंटर में काम नहीं करती तब भी उसको जो अलाउंसेस देते हैं वो वेजेस के अंदर आता है, ठीक है। तो अब इन्होंने, ये तो होगी वेजेस की डेफिनेशन, जो आप कोई सा भी एक्ट पढ़ो इन चारों एक्टों में से सबके लिए सेम डेफिनेशन है। देन 50% ऑफ ट्रेप, उन्होंने बोला ये सारी चीजें एक्सक्लूड कर दिया HRA, पहले क्या था इंक्लूड था, मिनिमम वेजेस एक्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो इंक्लूड था HRA, अब इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया HRA, बोनस, PF कंट्रीब्यूशन। उन्होंने बोला कि ये जो अलाउंसेज है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो 10,000 से अलाउंसेस ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर सपोज करो कोई एम्प्लॉयर ने चालाकी से 5,000 दिया और 15,000 के अलाउंसेस कर दिए, तो जो अगर उससे जो एक्सीड है वो द्वारा से बेसिस में आ जाएगा, जो 15,000 में से क्या होगा, अब 5,000 बेसिस में ऐड हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 10,000 उसका बेसिस हो जाएगा और 10,000 उसके अलाउंसेस हो जाएंगे। ये आया हमारा 50% रूल, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। देन एक्सपेंशन स्कोप एंड क्लेम लिमिट, इन्होंने एंड ऑफ सीलिंग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 24,000 कमाता है तो वहां पे ये एक्ट अप्लाई होगा, यही पढ़ा। और न्यू कोड ने स्टोरी क्या है कि इससे मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, आपको हर एम्प्लॉय को यूनिवर्सली, बोथ ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, सबको टाइमली पेमेंट मिलना
चाहिए या सबके लिए एप्लीकेबल होगा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ये इसके अंदर आया। तो ये बहुत ज्यादा डिजास्टर चेंज है, ठीक है, और ये अच्छा भी है। आप सैलरी क्यों कैटेगराइज करो? अगर कोई 30,000 भी कमा रहा है उसको भी तो टाइमली चाहिए, उसको भी तो वो नहीं चाहता ना कि अनऑथराइज डिडक्शन हो, वो नहीं चाहता कि उसको फाइन लगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मासिव चेंज इन क्लेम पीरियड एक आया कि अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हमने जस्ट पढ़ा था, अगर आपका कोई डिले करता है या आपका कोई वेज डिडक्ट करता है तो आपके पास 12 मंथ्स का टाइम था, ठीक है। अब कोड ऑफ वेजेस 29 ने बोला कि लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइल क्लेम हैज टू एक्सटेंड 3 इयर्स, चाहे वो मिनिमम वेजेज हो, पेमेंट वेजेज हो, आपके पास 3 साल का टाइम है कि आप 3 साल तक के अंदर उस पर क्लेम फाइल कर सकते हो। देन कम टू द इन्फोर्समेंट एंड डिक्रिमिनलाइजेशन, फाइन इंस्टेड ऑफ जेल वेब इंस्पेक्टर। उन्होंने कहा कि जेल को ज्यादा नहीं रखा, फाइन को ज्यादा फोकस रखा। सबसे पहले इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर, जो इंस्पेक्टर था अब उसकी पोजीशन को रिप्लेस करके कौन आ गया? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर आ गया। जो लेबर इंस्पेक्टर था वो क्या था? सिर्फ आपको पनिश करता था, ठीक है, अथॉरिटी उसके पास थी, पेनलाइज करता था। अब लीगली अब क्या है, अब उसका क्या काम हो गया? अब वो लीगली एडवाइस करता है एम्प्लॉयर को कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हो। पेनलाइज नहीं करता, पहले आपको सजेशन देगा, रिटन में नोटिस देगा, अगर आप फिर भी नहीं करते हो जब आपको पेनलाइज करता है। तो ये क्या है? एक तरह का इंस्पेक्शन विल बी बेस्ड रैंडमाइज्ड टू प्रिवेंट हरासमेंट। तो कहीं ना कहीं ये आपको हरासमेंट से बचा रहा है, जो इंस्पेक्टर राइज था उससे आपको बचाया इन्होंने। और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस, उन्होंने बोला फर्स्ट टाइम अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो लार्जली रिमूव, किस तरीके से उन्होंने रिमूव किया कि रिप्लेस बाई मासिव फाइनेंशियल पेनल्टी। उन्होंने कहा कि अगर लेस देन ड्यू अमाउंट ऑफ नाउ अट्रैक्ट द फाइन अप टू द 50,000। उन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसे ऑफेंस कर रहा है तो उसे 50,000 का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, पहले बहुत कम था। अगर इम्प्रिजमेंट, अगर उसने सपोज करो 5 साल के अंदर दोबारा से ऑफेंस कर दिया, मेन एंड मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ भी ये था, अगर वो 5 साल के अंदर उसने रिपीटेड ऑफेंस किया तो उसे 3 महीने की सजा और 1 लाख रुपए तक फाइन देना पड़ेगा। देखो अगर उसने पहली बार किया तो उसको 50,000 का देगा और उसने इस जेल को रिमूव कर दिया। देन आपने फिर से कर दिया, देन आपको 3 मंथ की सजा और रिपीट ऑफेंस करने पे 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। देन कम टू द P/Q सोल्यूशन। देखो अब हमने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ा, उसकी क्या डेफिनेशन ये पढ़ा, फिर पेजेज ऑफ कोड में क्या क्या चेंजेस आए ये पढ़ा, ये बहुत छोटा सा एक्ट है। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? इसके P/Q सॉल्व करेंगे। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप पैसिव लर्नर मत बनो। अगर आप पैसिव लर्नर बनोगे तो एग्जाम में भी पैसे भी रह जाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको आपका माइंड असेसनिंग, रीजनिंग और आपका टाइम प्रेशर, आपको हर चीज बहुत सीरियस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर आप ये भी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों की डिमांड थी कि मैम अगर आप कोई टॉपिक लेके आ रहे हो तो उसके साथ आप मॉक टेस्ट या P/Q भी अटैच करिए, दैट्स व्हाई आई अटैच दैट पार्ट, ओके। तो देन आप इसका एडवांटेज उठाओ। फर्स्ट क्या है, और देखो रिपीटेटिव P/Q लेके आ रहे हो, और उसके बाद में 5 P/Q ऐसे भी लेके आती हूँ MCQ मॉक वाले, जो अभी रिसेंट चीजें हैं उन पे क्या क्या बन सकते हैं। तो आपका सारा अपडेटेड वर्जन मिल रहा है। फर्स्ट है मैक्सिमम वेजेस सीलिंग फॉर कवरेज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। आपको पता है जो मैक्सिमम कवरेज सीलिंग क्या है? 24,000। 80,000 2017 से पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला आप रिसेंट अपडेटेड को पढ़ो। अब क्या होगी आपकी 24,000 होगी, जो कि आपने किसने अमेंडमेंट किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। योर आंसर इज ऑप्शन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इन 1 वेज पीरियड शैल नॉट एक्सीड। उन्होंने बोला 1 महीने की वेजेस से किससे ज्यादा हम अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते फाइन का। आपको पता है 3% ऑफ वेजेस से ज्यादा आप नहीं डिडक्ट कर सकते। तो आपका पता है यही है कि आपका 3% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये भी आपको 2 बार पूछा है। देन कम टू, देखो बार बार 2 बार एटलीस्ट पूछा गया, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर 1250 वर्कर, ठीक है, 1250 वर्कर के लिए कितना एक्सपायरी होगा विच डे? मैंने आपको बताया था अगर आपकी कंपनी में 1000 से कम है तो आपको 7 डे देना है, ठीक है। अगर आपके में 1000 से ज्यादा है तो आपको कौन सा है? एक्सपायरी ऑफ 10th डे। तो योर आंसर इज सी, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, मार्क मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि जो हमारी नॉर्मल कंपनी है उनमें कितना है? मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन की 50%, ठीक है। अगर बात आती है, एक्सेप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो 75% आप मैक्सिमम डिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। जो 15 साल से छोटे हैं आप वहां पे कोई भी फाइन और कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं हमारा, ए फाइन मस्ट बी रिकवर विद इन हाउ मेनी डेज।
जो फाइन है एम्प्लॉयर कितने दिन में रिकवर कर सकता है, तो आपको पता है फाइन रिकवर कर सकता है वो 90 डेज में। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई कि वो अगर उसका, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा है कि मैक्सिमम जो लिमिट है उससे ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। डिडक्शन जो है 50%, जैसे मैंने आपको बताया उससे ज्यादा जाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते हो। 90 डेज है, रिकवर 90 डेज फ्रॉम डे ऑफेंस वाज कमिटेड। Then, if 10% of person absent without the notice, which is what is penalty limit? अब उन्होंने बोला 10% से ज्यादा absent है, तो क्या पेनल्टी लिमिट है? मैंने आपको बताया कि हर जितने भी लोग हैं सबका आप 8 डे वेजेस से ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते हो। हर पर्सन का आप 8 दिन का वेजेस डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन उनके पास हियरिंग का भी चांस है, वो एब्सोल्यूट रीजन दे सकते हैं, तो वो 8 दिन का वेजेस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप जैसे बिना नोटिस के जा रहे हो तो आपको 8 दिन का वेजेस तो एम्प्लॉयर काट सकता है। उसके पास स्ट्राइक का अगर आप कर रहे हो, क्योंकि वो इलीगल स्ट्राइक मानी जाएगी, तो अब आप डिडक्ट कर सकते हो। तो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन मेक कॉन्ट्रैक्ट आउट नल एंड वॉइड? कौन सा सेक्शन है जो बोला जाता है कि ये कमिटमेंट आपका एक बिफोर अग्रीमेंट हो कॉन्ट्रैक्ट या आफ्टर हो, लेकिन आपको इसके अंदर ही बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप डिले कर दो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो क्या माना जाएगा, नल और वॉइड माना जाएगा। तो योर सेक्शन 23 डिक्लेयर कर सकता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जो अपने राइट को गिव अप कर रहा है, टाइमली वेजेज अगेंस्ट द डिडक्शन, तो वो नल ऑफ वॉइड। ऐसे मिनिमम वेजेस एक्ट का हमने पढ़ा था सेक्शन 25, ठीक है, याद रखिए। Then come to the question number 9, and under section 4 no wage period shall exceed, तो उन्होंने बोला ये कितने टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है 1 मंथ से ज्यादा आप वेजेस को नहीं होल्ड कर सकते। आप वीकली दे सकते हो, डेट दे सकते हो, फोर्टनाइट दे सकते हो, लेकिन 1 मंथ से ज्यादा होल्ड कर नहीं सकते हो। तो योर मतलब आप में इसका आंसर क्या था, तो आपका क्या था 45 डेज नहीं रख सकते हो, तो मैक्सिमम बता दिया कि 1 मंथ से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। तो योर आंसर इज 30 days. Then question number 10. Employer appeal threshold limit for total sum directed by authority. तो वो जो एम्प्लॉयर अपील करती है कितनी लिमिट है जो कि वो अपनी अथॉरिटी से जो उसे डायरेक्ट मिलती है, तो एम्प्लॉयर अपील की आपको पता है 300 रुपीज है, वो अपील कर सकती है, ठीक है। तो अगर आप अंडर सेक्शन हमने बात करी, इफ डायरेक्टेड पेमेंट एक्सीड, अगर किसी की पेमेंट एक्सीड 300 रुपए से ज्यादा है तो एम्प्लॉय कैन अपील विद द हेड वेज, है ना, 300 रुपए से ज्यादा है तो एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉय की 20 रुपए से ज्यादा है तो एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है, तो वहां पे वो अपील कर सकता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, अब हम आए जो रिसेंट चेंज आया कोड ऑफ वेजेस 2019, उसमें से क्या किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विच ऑफ दिस एक्ट इज नॉट सबस्यूम्ड इन द कोड ऑन वेज 2019? कौन सा एक्ट? देखो पेमेंट वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नहीं है, और इसकी जगह हमारा कौन सा है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो योर आंसर इज सी, ठीक है, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट किसके अंदर है, हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर है 2020 के अंदर, क्योंकि वो आपको सिक्योर कर रहा है ना, वेजेस से नहीं है, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करेगा वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आएगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टॉप एम्प्लॉयर फ्रॉम मैनिपुलेटिंग बेसिक पे। मैंने आपको बताया बेसिक पे से मैनिपुलेट करने के लिए उसने स्टॉप किया, तो 2019 कोड ने एक स्पेसिफाई एक्सक्लूजन दिया, HRA convenes cannot exceed what percent of total remuneration before the excess is deemed as a wages। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे एम्प्लॉयर चालाकी करते थे ना, वो बेसिक पे को बहुत लो रखते थे, तो 2019 में एक 50% कैलकुलेशन आया कि अगर आपने जो एक्सक्लूजन है HR कन्वीन उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा करोगे तो जो जितना एक्स्ट्रा है वो फिर से वेजेज में आएगा। तो योर आंसर इज सी, 50% ऑफ वेजेज। आई होप अभी ये तो अगर आप ऐसे स्लोली पढ़ोगे ना तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें सिमिलर है हर एक्ट के अंदर, बार बार आपको नई चीज नहीं पढ़नी पड़ती। ये कोड ऑफ वेजेज या कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लो, या आपका ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड पढ़ लो, या सोशल सिक्योरिटी, सब में कुछ कुछ सिमिलर चीजें, इजी बना दिया आपको एक्ट को। Then come to the question number 13. What is the new limitation period filling claim for delaying wage under the code of wage 2019? देखो अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें तो मैक्सिमम कितना है, 12 मंथ का है, ठीक है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करें तो वो 6 मंथ का है। अगर अब कोड ऑफ वेजेस ने दोनों एक्ट के लिए कितना कर दिया, 3 इयर्स का कर दिया, आप 3 इयर्स तक क्लेम कर सकते हो, ठीक है।
Then question number 14. What is the new designation of the inspection authority under the code on wage 29? अब कोई भी कोडिट पढ़ लो, OSH पढ़ो, सबके अंदर इंस्पेक्शन जो था, इंस्पेक्टर था, उसको रिमूव करके अब कौन आ गया है? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इसका काम है कि आपको एडवाइस करे, ना कि सिर्फ पनिश करे। और आपको फर्स्ट टाइम में पनिश नहीं करना, पहले आपको एडवाइस करना है, उनको रिटर्न देना है, देन आप बाद में अगर वो बार बार करते हैं जब भी आप कर सकते हो। योर आंसर इज सी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। Legal advice बन गया है before penalizing. Then come to the last question. What is the maximum penalty for first time offense to paying less than due to the wage under the new code? इन्होंने बोला कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस कर रहे हो तो कितना आपको मैक्सिमम पेनल्टी देगी। तो मैंने आपको बताया कि 50,000 है मैक्सिमम पेनल्टी। अगर आप 5 साल के अंदर द्वारा रिपीट ऑफेंस करा तो आपको 3 महीने की सजा और 1 लाख की पेनल्टी है। तो योर आंसर इज सी, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है आपने, ठीक है, कोई जेल नहीं है। अब आपका पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कंप्लीट हो गया और इससे पहले हमने मिनिमम वेजेज एक्ट कंप्लीट हुआ। प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, पीबीआईक्यू। अगर आप जितना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, आपको काम पढ़ना है। लेकिन हम आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आपको जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करना है। आई एम ऑल्सो 5 टाइम क्वालिफाइड नेट इन कोड 55 सिलेबस। सो प्लीज शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब, कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।